हेलो बच्चों, स्टार IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल के बारे में। हमने उसमें बात की थी आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल कितने होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और उसी में हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। अब हम बात करें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कब, कहाँ और कैसे किया जाता है, तो इसकी बात करने के लिए हम कह सकते हैं कि द का प्रयोग दुनिया की किसी भी स्पेशल चीज़ के साथ किया जाता है। कोई भी ऐसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान जो कि स्पेशल है, जो कि विशेष है, उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम ठीक से नहीं जज कर पाते कि यहाँ पर हम द का यूज़ करें या ना करें, किसी भी सेंटेंस में हम ए का यूज़ करें या ना करें। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे सामने डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। ऐसा ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम बात करते हैं ही प्लेज अ गेम, और सेकेंड सेंटेंस हम कह सकते हैं ही प्लेज गेम। अब आपके सामने जो दो सेंटेंस हैं, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप दोनों सेंटेंसेस की हिंदी बनाकर देखते हैं, आपको सिर्फ हिंदी बनानी है, और यहाँ पे हमने एक आर्टिकल का यूज़ किया है ही प्लेज अ गेम और ही प्लेज गेम, यहाँ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया गया है। अब दोनों सेंटेंसेस में अगर हम कंपेयर करके देखते हैं इसकी हिंदी क्या बनती है, इसकी हिंदी क्या बनती है, तो आप हमें बताइए दोनों सेंटेंसेस में आपको क्या लगता है इसकी क्या हिंदी बनेगी, और हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस है उसकी हिंदी क्या बनेगी। हमने कहा ही प्लेज अ गेम और ही प्लेज गेम। दोनों सेंटेंसेस का डिफरेंस देखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ए लगाया है इसलिए वो एक गेम खेलता है, वह एक गेम खेलता है, और दूसरे सेंटेंस में वो सोच रहे होंगे कि वह एक नहीं बहुत सारे गेम खेलता होगा। अब बहुत सारे सेंटेंसेस अलग अलग टाइप से सोच सकते हैं हिंदी में। अगर आपको सही आंसर यहाँ पर पता है कि अगर ए लगा दें तो क्या डिफरेंस आएगा, और यदि इसी सेंटेंस में ए को हटा दिया जाए तो क्या डिफरेंस आता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका आंसर यहाँ पर क्या बनता है। आपको क्या लगता है, ए को हटा दें या लगा दें? और लगाने पर भी सही है और हटाने पर भी सही है, लेकिन जो मीनिंग में चेंज आएगा हम तो उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर ए लगाने से या हटाने से आपके सेंटेंस की सेंस, आपके सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। और ऐसे सेंटेंसेस को समझने के लिए आज हम बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। यहाँ पे हम कह रहे हैं ही प्लेज अ गेम। कभी भी किसी भी सेंटेंस में हमने आज तक ये पढ़ा है कि ए का या एन का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में एक। अगर इसका मतलब एक होता है तो फिर इनको इनडेफिनेट आर्टिकल में क्यों रखा गया, जबकि द को डेफिनेट में रखा गया है। अगर इनका मतलब एक है तो फिर ये इनडेफिनेट में कैसे यूज़ किए गए हैं, जबकि इसको द को डेफिनेट में यूज़ किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि सेंस के अकॉर्डिंग हिंदी बनाते समय किसी भी सेंटेंस में ए या एन का प्रयोग करने पर इसका मतलब एक ना होकर कोई एक हो जाता है। इट मीन्स यू कैन से इट इज़ एनी। इसका मतलब एक ना होकर कोई एक हो जाता है। किसी भी सेंटेंस में ए और एन का यूज़ जब हम करते हैं तो उसका मतलब किसी भी सेंटेंस में एक न होकर कोई एक हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर बात पूरी तरह से डेफिनेट यानी निश्चित नहीं है, थोड़ी सी अनिश्चित बात की जा रही है। ही प्लेज अ गेम, यहाँ पे वो कहना चाहता है कि वो कोई भी एक गेम खेल लेता है। यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा है कि मैं एक गेम खेलता हूँ, यहाँ पर कहता है कौन सा गेम, कोई एक गेम। यानी आप भी अगर आप कह रहे हैं कि आई प्ले अ गेम, तो इसका मतलब है मैं कोई एक गेम खेल लेता हूँ। आप कभी हॉकी खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, तब आप कह सकते हैं आई प्ले अ गेम, कोई भी गेम। लेकिन जब किसी भी सेंटेंस में आपने ए और एन को वहाँ से हटा दिया,
और मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ए की भी और एन की भी। यदि किसी सेंटेंस में ए और एन को आपने वहाँ से हटा दिया तो हटाने के बाद आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप उसके प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप उसके प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। ही प्लेज अ गेम और आई प्ले अ गेम, अगर वो यहाँ पर कहता है ही प्लेज अ गेम, इट मीन्स ही इज़ अ प्लेयर, ही इज़ अ प्लेयर। यहाँ पे मतलब बनता है कि वो एक प्लेयर है। और यहाँ पे ए लगाने और ए हटाने से आप समझ गए होंगे थोड़ा सा कि क्या डिफरेंस निकल कर आता है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आप कह सकते हैं आई सिंग अ सॉन्ग, इट मीन्स यू आर नॉट ए सिंगर, इट मीन्स यू आर नॉट ए सिंगर। आई सिंग अ सॉन्ग, इसका मतलब है आप कोई भी एक गाना गा लेते हैं। बट इफ यू आर सेइंग आई सिंग सॉन्ग, अब आपने यहाँ से ए को हटाया, अब यहाँ आपने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है, और जब आपने ए को हटाया तो आप कह सकते हैं आई सिंग सॉन्ग मीन्स ही वॉन्ट्स टू से दैट ही इज अ सिंगर। वो यहाँ पर अपने प्रोफेशन को बताता है, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन आपके सामने बात करता है किसी भी चीज़ के अनिश्चित होने की, और ये कहता है कि वो चीज़ आपके सामने एनी मीन्स कोई एक हो सकती है। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आई राइट अ पोएम, you can say I write a poem, and the second sentence is I write poem. The first one is I write a poem and the second one is I write poem. When you are saying I write a poem, I write a poem, it means you can write any poem, it means any poem, आप कोई भी poem लिख लेते हैं, but you are not a poet. अगर किसी सेंटेंस में आप कह रहे हैं आई राइट पोएम, अब आपने यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है, और जब आप ऐसा बताना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका मतलब निकल कर आता है कि आप पोएम लिखते हैं, और जो पोएम लिखता है वो कौन होता है? दैट इज राइटर, दैट इज पोइट। यू कैन से ए और एन लगाने से आपके सेंटेंस की सेंस चेंज हो जाती है। अभी तो हम ऐसी बहुत सारी बातें करने वाले हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि ए का यूज़ कर दे तो क्या होगा, एन का कर दे तो क्या होगा। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जिसमें हमें यही नहीं पता कि अगर ए लगाया तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, और अगर उसी की जगह पे एन का प्रयोग कर लिया जाए तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आर्टिकल से रिलेटेड वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे। और कुछ बच्चों की डिमांड थी लास्ट क्लास में कि वोकैब का भी सेक्शन ऐड किया जाए, तो मैं आपको बता दूँ हम अपनी क्लासेस के साथ साथ कुछ वर्ड्स वोकैब के भी जोड़ते रहेंगे। कुछ सेशन स्पेशल वोकैब के लिए भी होंगे, और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आर्टिकल थोड़ा सा बताया और मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चला गया, नहीं, हम आर्टिकल के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आर्टिकल को कंप्लीट करने के बाद ही हम किसी दूसरे चैप्टर की बात करेंगे, यानी इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम किसी दूसरे चैप्टर पर जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम किसी भी चैप्टर को कंप्लीट लेकर चलेंगे, और जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी पैटर्न के लिए आप कह सकते हैं एसएससी के लिए, एचएसएससी के लिए, एचटेट, सीटेट या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए आप इस आर्टिकल चैप्टर को यहाँ से अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आप एक बेसिक कंसेप्ट आर्टिकल के बारे में क्रिएट कर चुके हैं, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब आपको थोड़ी सी आर्टिकल के बारे में समझ बन चुकी है। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल संख्या में कितने होते हैं, आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर करते हैं, द बोलते हैं, यदि बोलते हैं। अगर आपको किसी इस प्रकार से कोई भी डाउट है तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, आपको पता चलेगा द का यूज़ कब द बोला जाएगा और कब दी बोला जाएगा। ऐसे किसी भी डाउट के लिए अगर इससे रिलेटेड या इससे अलग कोई आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे ये डाउट है, हम उस डाउट की भी बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सही आंसर्स भी दे रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जो डाउटफुल थे। आई थिंक उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ तक हमने अभी बात की इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में। यदि किसी सेंटेंस में ए या एन का प्रयोग कर लिया जाए तो वहाँ पर हमारे सेंस में क्या चेंज आता है, ए या एन को लगाने से और हटाने से हमारे मीनिंग में क्या चेंज आता है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने आपके सामने लिखा है
द, स्पेशल और द के बारे में। यानी अब हम बात करेंगे स्पेशल आर्टिकल द के बारे में। वी कैन से दैट इट इज डेफिनेट आर्टिकल, इट इज डेफिनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट? डेफिनेट मीन्स दैट इज निश्चित, डेफिनेट मीन्स निश्चित। डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। जब हम इस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको एक सीधी सी बात बताना चाहता हूं। जब भी आप किसी सेंटेंस में नॉर्मली कोई बात करते हैं तो उसके साथ हम द का यूज नहीं कर सकते। कोई भी रूल करने से पहले मैं आपको सिंपल एक बात बताने जा रहा हूं, जिसमें आप कह सकते हैं कि 70% आपके सामने यहां पर क्लियर हो जाता है कि द का यूज होगा या नहीं होगा। अब मान लो मेरे सामने बहुत सारे मार्कर हैं, मैंने आपको कहा प्लीज़ गिव मी अ मार्कर। आप मुझे कोई भी एक मार्कर दे देंगे, कोई भी एक पेन, एक बुक दे देंगे। जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोई भी, इट मीन्स यू आर गेटिंग इट दैट आई एम सेइंग एनी, और जब एनी की सेंस आती है तो हम क्या लगाएंगे? ए और एन। तो ये इनडेफिनेट होगा। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे वो मार्कर दे दो, मुझे वो पेन, मुझे वो बुक, कोई भी वो चीज़ दे दो, और मैं उसके साथ उसकी पहचान बताता हूँ, मैं कहता हूँ वो मार्कर दे दो जो मैंने अभी यहाँ पर रखा था, मुझे वो मार्कर चाहिए जो मैंने अभी यहाँ पर रखा था। अब आप ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मार्कर उठाकर लाएंगे और मुझे दे देंगे, ऐसा नहीं है। अब आपको स्पेशल वो मार्कर देना पड़ेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, उस बच्चे को बुलाइए, उस बच्चे को बुलाइए जो अभी गया है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं जो अभी गया है, और अगर हम ये कहते हैं कि किसी एक बच्चे को बुलाइए तो हम किसका यूज़ करेंगे? ए और एन का। यानी द का यूज़ किसी भी स्पेशल चीज़, स्पेशल थिंग के साथ किया जा सकता है, स्पेशल पर्सन के साथ, स्पेशल प्लेस के साथ, स्पेशल थिंग के साथ। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, यहाँ से तो हमारी बात शुरू होती है। अब हम कह सकते हैं कि कई बार हम सेंटेंस को पढ़ते और हम जज कर लेते हैं यहाँ पे द का यूज़ करें या ना करें। लेकिन मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूँ, आपको ये बात कंफर्म होनी चाहिए, इस सेंटेंस में द का यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपने यूज़ किया तो उसका रीज़न क्या है, अगर आपने नहीं किया यानी हटा दिया तो उसका रीज़न क्या है। दोनों के बारे में आपको अगर पता है तो आप मोस्टली क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी सेंटेंस को जज करने के लिए हमें आर्टिकल को कंप्लीट देखना होगा। और हम ये भी जानते हैं कि सभी बच्चों को, ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये बात पहले से कंफर्म होती है कि सूर्य, चंद्रमा, तारों के साथ द का प्रयोग करते हैं, ऐतिहासिक इमारतों के साथ द का प्रयोग करते हैं, दुनिया की विशेष चीज़ों के साथ द का प्रयोग करते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जो दुनिया में विशेष है उसके साथ द का यूज़ किया जाता है। लेकिन फिर हम एक नाम लेते हैं, हम कहते हैं एक्सेप्शनल। और जो एक्सेप्शनल होते हैं यही पेपर में सबसे ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, और इन्हीं की बात सबसे ज़्यादा की जा सकती है। यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं अपवाद, यानी ऐसे रूल जो लिंक से थोड़ा सा हटकर चलते हैं, ऐसे रूल जो थोड़ा सा उल्टा काम करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में हम एक्सेप्शनल के नाम से जानते हैं। और जब भी किसी सेंटेंस में एक्सेप्शनल का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि द का यूज़ होगा या नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, और सिर्फ द का नहीं, ए, एन और द। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ द के बारे में, ज़्यादातर हम बात करेंगे द के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं द। मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी स्पेशल चीज़ के लिए, किसी भी स्पेशल व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए द का यूज़ किया जा सकता है। अब हम कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस में यदि किसी भी कंट्री का नाम दिया गया है, नेम ऑफ द कंट्री, दिस इज द फर्स्ट रूल। यदि किसी वाक्य में किसी कंट्री का नाम दिया गया है, किसी देश का नाम दिया गया है, तो देश के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है या नहीं, आप मुझे बताइए। और आप ये मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं ताकि मुझे पता लगे किसको ये आंसर पहले से पता है। और मेरे अकॉर्डिंग मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि कंट्री के नाम के साथ द का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी भी नेम ऑफ द कंट्री के नाम के साथ द का यूज़ नहीं किया जाता है। हम कह सकते हैं वी लिव इन इंडिया। इस सेंटेंस में हम अगर यहाँ पर हमें स्पेस दिया गया है तो हम यहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, हम कहेंगे वी लिव इन इंडिया। हम ये नहीं कहेंगे वी लिव इन द इंडिया।
वी लिव इन द इंडिया नहीं, वी लिव इन इंडिया। तो किसी भी कंट्री के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे बहुत सारे डाउट हैं जिसमें आपको लगेगा करना चाहिए, जिसमें आपको लगेगा नहीं करना चाहिए। अब ये हमारे पास पहला रूल आता है, कंट्री के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। सेकंड पर चलते हैं, और इसी को हम एक्सेप्शनल के नाम से जानते हैं। एक बार हमने कहा नहीं आएगा, दूसरी बार हम खुद कहते हैं आएगा, तीसरी बार हम फिर कहते हैं नहीं आएगा, फिर हम कह देते हैं आ सकता है या आएगा, फोर्थ में फिर कह देते हैं नहीं आएगा। दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शनल, बट एक्सेप्शनल नहीं। आपको क्लियर कंसेप्ट पता होना चाहिए, लगा दिया तो क्यों, हटा दिया तो क्यों, और लगाने और हटाने का रीज़न क्या है। अगर आपको इतना पता है, हम आज कंट्री के बारे में, प्लेस के बारे में, स्टेट के बारे में, विलेज के, सिटी के किसी भी ऐसे प्लेस की बात करेंगे और इससे रिलेटेड आपका कोई भी रूल नहीं बचेगा। और फिर हम कह सकते हैं आप किसी भी बुक से कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आप ले सकते हैं और आपके सेंटेंसेस 100% एक्यूरेट होंगे, 100% सही होंगे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम ये चीज़ फील करते हैं और हम कन्फ्यूज़न में रहते हैं, द लगेगा या नहीं लगेगा। ये रूल कंप्लीट होने के बाद आप खुद फील करेंगे कि आप कंप्लीट कर पाएंगे किसी भी सेंटेंस को। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया प्लेस ऑफ आर्टिकल। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। प्लेस ऑफ आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए, डेफिनेट इंडेफिनेट के बारे में पता होना चाहिए। कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपको एक शब्द का अर्थ नहीं पता है तो आपका अर्थ से अनर्थ हो जाता है। यदि आपको एक शब्द का मीनिंग नहीं पता है तो आपका वहाँ पर मीनिंग ही बिगड़ जाता है और फिर उसी शब्द का कुछ और ही मीनिंग निकलता है, जिसके लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ग्रुप ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ द कंट्रीज के साथ, नेम ऑफ द कंट्री के साथ द का यूज नहीं करते हैं, पहला। लेकिन सेकंड मैंने कहा अगर आपके सामने दिया जाए ग्रुप ऑफ कंट्रीज तो मुझे बताइए ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ द का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ द का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं, और आप मुझे बताइए। और मुझे पता है आप में से ज़्यादातर बच्चों को इस रूल का भी पता होगा कि किसी भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ द का प्रयोग किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं, आपने बहुत बार सुना भी होगा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज कॉल्ड USA, UK, दैट इज ऑल्सो यूनाइटेड किंगडम, दैट इज ग्रुप ऑफ कंट्री। एक ग्रुप ऑफ कंट्री जो कि हुआ करता था लेकिन आज नहीं है, दैट इज USSR, रसिया, दैट इज रसिया, ग्रुप ऑफ कंट्रीज USSR। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम बात कर सकते हैं। यदि किसी भी ग्रुप ऑफ कंट्री का प्रयोग किया गया है तो ग्रुप ऑफ कंट्री के साथ द का प्रयोग जरूर किया जाता है। यानी अगर आपके सामने कभी भी USA का यूज़ किया जाता है तो उसके साथ आप द का प्रयोग करते हैं, और दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपके सामने UK का यूज़ किया गया है तो उसके साथ भी आपको द का यूज़ करना है, एंड इट विल बी करेक्ट आंसर। अगर आपके सामने USSR का यूज़ किया गया है तो यहाँ पर भी हम द का यूज़ करते हैं। यानी पहले रूल में हमने बात की किसी भी कंट्री के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ द का प्रयोग जरूर करते हैं। अब यहाँ से हमारे एक्सेप्शनल नाम के जो रूल्स बनते हैं वो स्टार्ट होते हैं। और जहाँ पे मैं कह रहा था कि अगर आपको एक शब्द का अर्थ नहीं पता है तो अर्थ से अनर्थ हो जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर आप नहीं जज कर पाते इसका मीनिंग क्या होगा। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा जोइडिक, दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। एंड आपने बहुत सारे बच्चों ने इस वर्ड को सुना भी होगा, शायद कुछ जानते होंगे इसका मीनिंग क्या होता है। हम बहुत बार कहते हैं जोइडिक सिग्नेचर। What is your zodiac signature? It means he is asking to you what is your zodiac signature, means वो कहना चाहता है आपकी राशि क्या है। यानी हम बात करें तो ये वर्ड हम यूज़ करते हैं राशिफल के लिए, राशि के लिए, जोइडिक, दैट इज़। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे वर्ड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि किस प्रकार से हम किसी भी शब्द का अर्थ ना पता होने पर अर्थ से अनर्थ कर जाते हैं। एक बार दो व्यक्ति थे, हम कोई भी दो कैंडिडेट का नाम ले सकते हैं। हमने कहा एक, अब हमारे सामने दो व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, हम एक ऐसा ले सकते हैं जो कि पढ़ा लिखा हो, एक ऐसा ले सकते हैं जिसकी इंग्लिश ठीक हो, और एक ऐसा ले सकते हैं जिसकी इंग्लिश वीक हो। हमने कहा हमारे सामने दो व्यक्ति थे, एक मान लिया हमने सोनिया गांधी, हमने किसको मान लिया? सोनिया गांधी। अब उनकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। दूसरा हमने मान लिया मायावती, अब उनकी इंग्लिश वीक हो सकती है, हो सकता है आप में से कोई उनका फैन भी हो, लेकिन हम तो सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे हमने दो कैंडिडेट का नाम लिया और हमने कहा कि व्हाट इज़ योर जोडिक सिग्नेचर। इनसे पूछा गया व्हाट इज़ योर जोडिक सिग्नेचर, और उन्होंने कहा माय जोडिक सिग्नेचर। उन्होंने कहा, जैसे उनसे पूछा उन्होंने कहा कैंसर। उनका रिप्लाई था कैंसर। कैंसर मीन्स, कैंसर का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कैंसर का मतलब है यहाँ पर कर्क राशि। उन्होंने रिप्लाई दिया कैंसर। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया, और जब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज योर जोडिक सिग्नेचर, अब इन्होंने इनका आंसर सुना। हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे पास ऐसी कंडीशन में दो ऑप्शन होते हैं, एक कि साइड वाले का देख ले, दूसरा किसी से पूछ ले। और यहाँ पे इन्होंने सोचा किसी से पूछने से अच्छा साइड वाले का देख ले। एक बार तो कैंसर देख के उनको ऊपर से नीचे तक देखा, और फिर थोड़ा सा सोच के हल्की खांसी भर दिया। थोड़ा सा सोचने के बाद हल्की खांसी भर दिया, तो हुआ ना अर्थ का अनर्थ। यहाँ पर अर्थ से अनर्थ हो गया, और यहाँ पर जोडिक सिग्नेचर का मतलब क्या था, और यहाँ पर इसी के साथ मैच करते हुए जोडिक सिग्नेचर का मतलब क्या बन गया। और जब आपको इंग्लिश में किसी भी शब्द का मीनिंग नहीं पता है, तो वहाँ पर आपका मीनिंग मिसमैच हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो थोड़ा सा इधर से उधर करने पर आपका मीनिंग चेंज कर देते हैं, आपकी सेंस को चेंज कर देते हैं। हमने कहा फिर से दो व्यक्ति थे, एक से पूछा गया, फिर से दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा, दूसरा व्यक्ति अनपढ़। पहले व्यक्ति से पूछा गया व्हाट इज योर जोडिक सिग्नेचर, और जो पहला व्यक्ति था जो कि पढ़ा लिखा था, जिसकी इंग्लिश अच्छी थी, उसे पता था, इसका मीनिंग पता था, तो उसने कहा माय जोडिक सिग्नेचर इज स्कॉर्पियो, दैट इज वृश्चिक राशि। ही सेड स्कॉर्पियो। अब दूसरे व्यक्ति से पूछा गया व्हाट इज योर जोडिक सिग्नेचर, और जब उससे पूछा गया तो उसे नहीं पता था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जोडिक सिग्नेचर। उसने फिर से दो ऑप्शन उसके सामने है, पहला कि किसी से पूछ ले, दूसरा साइड वाले का देख ले। पहला किसी से पूछ ले, और दूसरा साइड वाले का देख ले, और थोड़ा सा साइड वाले का देखने के बाद फॉर्च्यूनर भर दिया। स्कॉर्पियो का मतलब था वृश्चिक राशि, जबकि उसने सोचा कि इसने तो कार का नाम भरा है, और उसने भी अपनी कार का नाम भर दिया। और यहाँ पे जोडिक सिग्नेचर का मीनिंग कुछ और ही था, और आंसर देखने के बाद, साइड वाले का देखने के बाद कुछ और ही बन गया। इंग्लिश में ऐसा बहुत बार होता है कि आप सोच कुछ रहे थे और आपका मीनिंग कुछ और निकल जाता है। तो ऐसी गलती ना हो, उसके लिए ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हर एक छोटे से छोटे पॉइंट के बारे में, ताकि आप हर एक एक्सेप्शनल को, हर एक बेसिक कंसेप्ट को, बेसिक चीज़ को अच्छे से समझ सकें। और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। और हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। अभी हमारा एक ही रूल चला हुआ है और इसी की हम बात करेंगे। पहला, किसी भी कंट्री के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ द का प्रयोग जरूर करते हैं। तीसरा, अब थर्ड रूल में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया के साथ द का यूज कर ले? अभी हम कह रहे थे, इंडिया का एग्जाम्पल भी हम ले चुके हैं, हमने लिखा भी है बिलीव इन इंडिया। क्या कभी ऐसा हो सकता है? इट मीन्स देयर इज हियर एनी एक्सेप्शनल व्हेन वी कैन यूज द विद द नेम ऑफ द कंट्री, विद द नेम ऑफ इंडिया। क्या ऐसा हो सकता है कि देश के नाम के साथ, अकेले कंट्री के नाम के साथ, इंडिया के नाम के साथ, चाइना के नाम के साथ, किसी भी देश के नाम के साथ द का यूज़ कर लें? अब बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और ये है हमारा रूल नंबर 3। इसमें हम कह रहे हैं, यदि किसी भी देश के नाम के साथ रिपब्लिक, यदि किसी भी देश के नाम के साथ रिपब्लिक, रिपब्लिक नहीं तो यूनाइटेड, यूनाइटेड नहीं तो डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यूनाइटेड, डेमोक्रेटिक, किंगडम आदि शब्दों का प्रयोग कर लिया जाए
यदि किसी भी देश के नाम के साथ रिपब्लिक, यूनाइटेड, डेमोक्रेटिक, किंगडम आदि शब्दों का प्रयोग कर लिया जाए तो इन शब्दों के साथ द का प्रयोग जरूर किया जाता है। अभी ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पे मैंने कहा है अगर इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग देश के नाम के साथ कर लिया जाए तो देश के नाम से पहले द नहीं आता है, इन शब्दों से पहले द जरूर आता है। आपको ये शब्द याद रखने पड़ेंगे और इनसे पहले द जरूर आता है। और आपने बहुत बार सुना भी होगा द डेमोक्रेटिक इंडिया, द डेमोक्रेटिक इंडिया। और यहाँ पे आप कहेंगे देश के नाम से पहले द आएगा, यहाँ पे नहीं लगाना है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कंप्लीट एक ही तो है, लेकिन इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। बाई चांस यहाँ पे एक फिलअप आता है और एक फिलअप यहाँ पे भी आता है, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ भी द लगा देंगे। मैंने कहा यदि किसी भी देश के नाम के पहले रिपब्लिक, यूनाइटेड, डेमोक्रेटिक, किंगडम आदि में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर लिया जाए तो इन शब्दों के साथ द का प्रयोग जरूर करते हैं। अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आपको पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र, यूनाइटेड मीन्स संगठित, डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातांत्रिक और किंगडम मीन्स साम्राज्य। यू कैन से विद दीज वर्ड्स वी ऑलवेज यूज द किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम। जब भी ये शब्द यूज होंगे इन शब्दों से पहले द का प्रयोग जरूर करते हैं। अब हमने बात की 3 रूल्स की, और भी आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारे रूल्स यहाँ पर हैं। हम कह सकते हैं देश के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। दूसरे में हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ द का प्रयोग जरूर होता है। और तीसरे में हम कह सकते हैं जब भी किसी देश के नाम के साथ, किसी भी देश के नाम के साथ इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग कर लिया जाए तो इन शब्दों के साथ द का प्रयोग जरूर करते हैं। इन शब्दों के साथ द का प्रयोग जरूर करते हैं। इस बात पे स्पेशल आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा इन शब्दों के साथ, ना कि देश के नाम के साथ। ओके ना। अब हम आते हैं रूल नंबर 4 पर। अब हम बात कर रहे हैं देश की, हम बात कर रहे हैं देश से बाहर की, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ की और कंट्री की। लेकिन अब देश के थोड़ा सा अंदर आते हैं। और अब जब हम देश के अंदर आते हैं तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है नेम ऑफ द स्टेट्स, यानी किसी भी राज्य के नाम के साथ। अब हमारे सामने बहुत सारे स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, बहुत सारे। अब हमारे सामने बहुत सारे स्टेट्स हैं और स्टेट्स के नाम के साथ द का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ नेम ऑफ द प्लेस। अब कई रूल ना बनाकर एक में ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। नेम ऑफ द प्लेस, स्टेट, सिटी, विलेज, टाउन आदि के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह है हमारा नेक्स्ट रूल। सॉरी। नेम ऑफ द प्लेस, स्टेट, सिटी, विलेज, टाउन आदि के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे कहता है कि अगर किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, प्लेस में आपका गांव, आपका शहर, आपकी कॉलोनी, आपका राज्य, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट कुछ भी आ सकता है। किसी भी स्टेट का नाम, किसी भी सिटी का नाम, किसी भी विलेज का नाम और किसी भी टाउन का नाम, अगर इनमें से किसी भी का भी नाम दिया गया तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। वी कैन से वी लिव इन हरियाणा, और हरियाणा से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने कहा वी लिव इन हरियाणा और हरियाणा से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। हम कह सकते हैं ही लिव्स इन पानीपत, और पानीपत से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी किसी भी प्लेस के नाम के साथ, स्टेट के नाम के साथ, सिटी, विलेज या टाउन के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ तक हमारे 4 रूल्स हो गए हैं। अब हम बात करते हैं 5th के बारे में। और 5th में फिर से कहता है दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शनल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शनल। वी कैन से ये एक्सेप्शनल है।
और आप में से कुछ बच्चों को पता होगा पंजाब के नाम के साथ द का प्रयोग जरूर किया जाता है। पंजाब के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए आपके सामने दो ऑप्शन निकल कर आते हैं। दो बातें आप ज़्यादातर सुनते हैं। आप एक ये सुनते हैं कि पंच प्लस आब, यानी आप सुनते हैं 5 नदियों का समूह और पंजाब के साथ द का प्रयोग करते हैं। और दूसरा आप सुनते हैं कि पंच प्लस आब तो है ही, इसी के साथ दूसरा आप सुनते हैं यदि पंजाब के साथ द का प्रयोग प्रचलन में है, इट मीन्स चलता आ रहा है इसलिए लगाते आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक लंबी कहानी है, एक स्टोरी है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। अभी पंजाब के बारे में हम सेकंड रूल जब करेंगे तो हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। अब हम बात करें इन 5 रूल्स के बारे में, तो हम कह सकते हैं पहले में किसी भी देश के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ द का प्रयोग जरूर करते हैं। किसी भी देश के नाम के साथ रिपब्लिक, यूनाइटेड, डेमोक्रेटिक, किंगडम आदि शब्दों का प्रयोग कर लिया जाए तो उसके साथ इन शब्दों के साथ द का प्रयोग जरूर करते हैं। और यहाँ पे कहता है नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द सिटी, नेम ऑफ द विलेज, नेम ऑफ द टाउन आदि के साथ द का प्रयोग करते हैं या नहीं, और यहाँ पे कहेगा नहीं करते हैं। लेकिन पंजाब के साथ द का प्रयोग किया जाता है। और हमारे पास इन 5 के बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आता है, जो 6 नंबर पे जो एग्जाम्पल आता है उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड। आपने नोट भी कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हम बात करते हैं रूल नंबर 6 के बारे में। अब यहाँ पे कहता है, अब किसी भी रूल नंबर जो यहाँ पे 4 था, ये इसका एक्सेप्शनल कहा जा सकता है। अभी मैंने कहा किसी भी प्लेस के नाम के साथ, किसी भी स्टेट के नाम के साथ, किसी भी सिटी के नाम के साथ, विलेज के नाम के साथ, टाउन के नाम के साथ, कंट्री के नाम के साथ द का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अब मैं इसी बात को फिर से मना करने वाला हूँ और मैं कहूँगा सभी के नाम के साथ द का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि प्लेस के नाम के साथ, स्टेट के नाम के साथ, सिटी के नाम के साथ, विलेज के नाम के साथ, टाउन के नाम के साथ, आपके गांव, कस्बे और कॉलोनी के नाम के साथ द का प्रयोग, किसी भी नाम के साथ द का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन उसको किसी भी हिस्ट्री से जोड़ना होगा, उसको हिस्टोरिकल इवेंट से जोड़ना होगा, इतिहास से जोड़ना होगा। आपने बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे, द इंडिया इन 1947। जब आप ऐसी किसी घटना का जिक्र करते हैं, 1947 का भारत, द इंडिया इन 1947, अब हम द का यूज जरूर करते हैं। द पानीपत इन 1526, अब हम द का यूज जरूर करते हैं। किसी भी गांव का नाम, किसी भी शहर का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी सिटी का नाम, स्टेट का नाम अगर ऐतिहासिक घटना से जोड़ दिया जाए, उसके साथ द का प्रयोग जरूर करते हैं। और यहाँ तक आने के बाद, और ये 6 रूल कंप्लीट करने के बाद, हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी प्लेस से रिलेटेड, किसी भी विलेज, सिटी, कंट्री, गांव, शहर या किसी भी स्थान से रिलेटेड किसी भी रूल के लिए अब हम तैयार हैं। हमसे कोई भी डाउट लिया जा सकता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में है, ये 6 रूल पढ़ने के बाद आप किसी भी डाउट को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं और फिर हम नेक्स्ट सेकंड रूल पर बढ़ते हैं, सेकंड की तरफ चलेंगे। सबसे पहला, किसी भी देश के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। सेकंड, ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ द का प्रयोग जरूर करते हैं। थर्ड, अगर किसी देश के नाम के साथ रिपब्लिक, यूनाइटेड, डेमोक्रेटिक, किंगडम आदि शब्द जोड़ दिए जाएं तो इन शब्दों से पहले द का प्रयोग जरूर करते हैं। अगर आपके सामने किसी भी सिटी का नाम, प्लेस का नाम, स्टेट का नाम, विलेज या टाउन का नाम दिया गया है तो इनमें से किसी भी नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। और यहाँ पे रूल नंबर 5 हमारे पास आता है कि पंजाब के साथ द का प्रयोग, मैं आपको स्टोरी ज़रूर बताऊंगा पंजाब के साथ द का प्रयोग क्यों किया जाता है।
लेकिन अभी हम सिर्फ इतना ही करते हैं कि पंजाब के साथ दा का प्रयोग प्रचलन में है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं पंच प्लस आप, दोनों बातों को आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे पंजाब के साथ दा का यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ रूल नंबर 6 में आता है प्लेस, सिटी। और ये जो रूल नंबर 6 है ये है एक्सेप्शनल ऑफ रूल नंबर 4। यहाँ पे हम कह रहे थे इनके साथ दा नहीं आएगा, अब हम कह रहे हैं इनके साथ दा आएगा। दिस इज़ द मेन कन्फ्यूजन। और अगर किसी भी प्लेस के नाम को, अब ये सारे प्लेस हैं, प्लेस के नाम को हिस्टोरिकल इवेंट से जोड़ दिया जाए, हिस्ट्री से जोड़ दिया जाए, तो उसके साथ दा का प्रयोग जरूर करते हैं। आई होप आपको ये रूल्स क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ तक क्लियर होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक रूल कंप्लीट हो जाता है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी डेफिनेट, इनडेफिनेट और सिंपल प्लेस ऑफ आर्टिकल के बारे में। आज हमने जो बात की है वो है सिर्फ हमारा फर्स्ट रूल डेफिनेट आर्टिकल दा के बारे में। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे 2-4 रूल, नहीं, ऐसे तो 50 रूल हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रूल्स याद नहीं करने हैं, मैं आपको ये रूल्स साथ के साथ याद करा ही दूंगा। अपने आप आपको याद हो जाएंगे जब मैं आपको ये समझा दूंगा। अभी हम इन बातों को समझ रहे हैं, जब हमारे माइंड में कंसेप्ट निकल कर आएगा उससे हम इन बातों को आराम से याद कर सकते हैं। इन पर बैठकर आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं समझने के साथ साथ। और आप इनको आसानी से समझेंगे तो आपको, मुझे लगता है, ये सारे रूल्स अभी याद भी हो गए होंगे। एक बार फिर से आप इसे रिपीट करके अगर देखेंगे तो आराम से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप बताइए, उसका सॉल्यूशन हम यही करेंगे। नेक्स्ट, अब हम आते हैं सेकंड रूल पर। अब सेकंड रूल पर जाने से पहले हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमारे माइंड में एक आइडिया बना कि दा का यूज जब भी हम करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो उसके लिए या तो वो विशेष होना चाहिए, हिस्टोरिकल इवेंट हो, स्पेशल हो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे एक बुक देना, आप मुझे कोई भी बुक दे देंगे। लेकिन जब मैं आपको वो कहता हूं कि मुझे वो बुक देना जो मैंने आपको अभी 1 घंटा पहले दी थी, अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बुक उठाएंगे और मुझे दे देंगे, नहीं। अब आपको वो बुक देनी पड़ेगी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दी है। और ऐसा बहुत बार बोलते हैं, बहुत बार आप ऐसा कहते हैं, वो काम, वो चीज़ देना, वो काम करना। वो इन हिंदी यू कैन से व्हेन वी आर सेइंग वो घर, वो व्यक्ति, वो पुस्तक, वो कार, तो वो दा के साथ ही यूज़ होता है मोस्टली, उसी के साथ फिर हम दा का यूज़ करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर। अब नेक्स्ट रूल हमें क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके सामने बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, आपके सामने बहुत सारे फेमस पर्सन हैं, आप उनके एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जीवित है या मृत है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी फेमस है इंडिया में और पूरी दुनिया में। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आज में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं नरेंद्र मोदी का। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं राहुल गांधी का। यानी मैंने कहा किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कालिदास का, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सूरदास का, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सचिन तेंदुलकर का। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ दा का प्रयोग किया जाता है या नहीं? किसी एक के साथ नहीं, सभी के साथ दा का प्रयोग किया जाता है या नहीं? और आप मुझे बताइए। अभी हम थोड़ी देर पहले तो बात कर रहे थे दुनिया की किसी भी स्पेशल चीज़ के साथ, प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ, प्रसिद्ध वस्तु के साथ, हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ दा का यूज़ करते हैं। अब यहाँ कन्फ्यूज़न आता है और हम सोचते हैं कि प्रसिद्ध के साथ दा का यूज़ कर लेना चाहिए। तो रूल के अकॉर्डिंग तो ये बनता है कर लेना चाहिए। अगर हम सोचे नहीं करना चाहिए तो फिर हमारे पास रीज़न भी होना चाहिए।
अगर मैं कहूँ कि द का यूज़ प्रसिद्ध के साथ नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता, तो फिर उसका रीज़न क्या होगा? अगर मैं कहूँ कि इनमें से किसी के साथ भी द नहीं आएगा, तो उसका रीज़न क्या होगा? और मैं आपको एक बात शुरू से लास्ट तक अपनी हर एक क्लास में कहता रहूँगा, आपको लास्ट तक ये पता होना चाहिए कि अगर आपने द लगा दिया तो उसका रीज़न क्या है, अगर आपने द हटा दिया तो उसका रीज़न क्या है। और जब तक आप मुझे रीज़न नहीं बताते, मैं नहीं मानता कि आपका आंसर सही होगा। सही आंसर देने के लिए आपको अपना रीज़न भी एक्सप्लेन करना होगा। मुझे ऐसा लगता है इस वजह से ये आंसर सही है, मैं मानता हूँ इस वजह से ये आंसर गलत है। आंसर का सही या गलत होना आपके रीज़न पर डिपेंड करता है। बिना रीज़न आप पहली बार ए लगा देंगे, दूसरी बार बी लगा देंगे, फिर सी लगा देंगे और फिर डी लगा देंगे, तो वो आंसर सही हो ही जाएगा। लेकिन मेन बात जो आती है वो ये है कि आपको रीज़न फाइंड आउट करना है, और रीज़न फाइंड आउट करने के बाद ही हम मानेंगे कि आपका आंसर सही है। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, कालिदास, सचिन तेंदुलकर या कोई भी अदर फेमस पर्सनैलिटी आपके सामने अगर है तो उसके साथ द आएगा या नहीं आएगा। और हम बात करते हैं फेमस के साथ साथ सिंपल की भी बात कर सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसका नाम मोहित हो सकता है, आपका कोई ब्रदर हो सकता है, आपके घर में कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। हमने कहा राम, श्याम, सीता, गीता, इनके साथ द का यूज़ होगा या नहीं होगा? अब इनके साथ होगा या नहीं होगा, फिर इनके साथ होगा या नहीं होगा? अगर इनके साथ होगा तो क्यों, अगर नहीं होगा तो क्यों? अगर इनके साथ होगा तो उसका रीज़न क्या है, अगर नहीं होगा तो उसका रीज़न क्या है? कई बार आप सेंस के अनुसार आंसर तो बना देते हैं और आपको लगता है कि मेरा आंसर, और मैं बहुत बार बच्चों को देखता हूँ वो कहते हैं, मैं पूछ लेता हूँ कि आंसर क्यों आया आपका, वो कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये आंसर सही हो सकता है। ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंसेस जो आपको सही लगते हैं लेकिन वो सही होते नहीं हैं। आपको लगेगा कि ये सही है लेकिन सही होते नहीं हैं। हिंदी में भी आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस ले सकते हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी हिंदी थोड़ी सी वीक है, अगर उसकी हिंदी थोड़ी सी वीक है और उसके सामने मैं कोई ऐसा सेंटेंस बोलता हूँ तो हो सकता है उसको लगे कि ये सेंटेंस तो सही है। जैसे मैं कह सकता हूँ मेहमान को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ, मेहमान को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ, क्या ये सेंटेंस सही है? मेहमान को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ। अब यहाँ हमने प्लेट में किसको रख दिया? मेहमान को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ। दैट इज़ रॉन्ग। बट अगर किसी की हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है उसके अकॉर्डिंग तो ये लगेगा, जो आप कह रहे थे ना जचता है, अच्छा लगता है, अच्छा तो ये भी लगेगा। मुझे काट कर फल खिलाओ, मुझे काट कर फल खिलाओ, दैट इज ऑल्सो लुकिंग लाइक दैट इज करेक्ट सेंटेंस। बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, उबालना किसको है? अच्छा हमने गलत उबाल दिया क्या? बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, तो लग तो सही रहा है। यानी आपने जो बात की लगने वाली, तो लगते तो सारे सही हैं, लेकिन आपको रीज़न पता होना चाहिए कि द लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। बात करते हैं सेकंड रूल के बारे में, और ये हमारा सेकंड रूल है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि सही रिप्लाई इसके लिए कर भी रहे हैं। फेमस पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं किसी भी फेमस पर्सन के नाम के साथ, चाहे वो जीवित है या मृत है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फेमस पर्सनैलिटी के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं 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 नहीं, किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपने आज तक जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं, महात्मा गांधी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, कालिदास, सचिन तेंदुलकर, एनी अदर, आपने उनके साथ द का यूज़ नहीं देखा होगा। आप सीधा देखते हैं महात्मा गांधी वॉज बोर्न, महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन गुजरात, और आपको यहाँ फिलअप मिलेगा, और आप फिर सोचेंगे प्रसिद्ध है, लगा देता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। यानी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। और मैंने आपको बता दिया यहाँ पर
डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाएगा और यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ द का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, हमने मान लिया। क्या इसका कोई एक्सेप्शनल भी है? क्या इसके लिए हम कह सकते हैं कि होता भी है? और आप बताइए, अगर आपको पता है कि प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ, और मैं सेम एग्जांपल लेना चाहूँगा, सेम नाम के साथ, क्या महात्मा गांधी के नाम के साथ द का यूज़ हो सकता है? और आपको मुझे बताना है अगर हो सकता है तो कैसे। अगर आप कहते हैं कि नहीं हो सकता है तो फिर ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हो सकता है तो कैसे हो सकता है? आप कहते हैं नहीं हो सकता तो फिर हम मान लेते हैं नहीं हो सकता है। अब आप बताइए, महात्मा गांधी के नाम के साथ द का यूज़ किया जा सकता है या नहीं? और अभी मैंने कहा प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ द का यूज़ नहीं किया जाता है। और इसी रूल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और जो सेकंड पार्ट, ये दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रूल, नहीं किया जाता है। और सेकंड पार्ट ये कहना चाहता है कि किसी भी साधारण या प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ, किसी भी दुनिया के किसी भी साधारण या प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ, मैंने दो बातें ऐड की हैं, साधारण या प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ द का प्रयोग किया जा सकता है। यस, बिल्कुल किया जा सकता है। दुनिया के किसी भी साधारण या प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ द का प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब ये फिर से एक्सेप्शनल हो गया, ये तो उल्टा रूल हो गया। उल्टा नहीं है, सिर्फ समझना है इसको। दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रसिद्ध हो, उसके नाम के साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो करके देखेंगे तभी पता चलेगा। अब प्रसिद्ध व्यक्ति की अगर बात करें, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति, उसके नाम के साथ द का प्रयोग किया जा सकता है। और हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस समझने से पहले हमें ये बात देखनी होगी कि यूज़ होगा और नहीं होगा। अगर यूज़ होगा तो कैसे और नहीं होगा तो कैसे। आपके सामने दो चीज़ें होंगी, एक रियल और दूसरा डुप्लीकेट। एक आपके सामने रियल होगा और दूसरा आपके सामने डुप्लीकेट होगा। और कभी भी जो रियल प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, वो चाहे फेमस हो या ना हो, जो भी रियल होगा उसके साथ कभी भी द का यूज़ नहीं होगा। रियल के साथ द का यूज़ नहीं होगा, लेकिन जिसे आप डुप्लीकेट बना देंगे उसके साथ द का यूज़ ज़रूर होगा। अब आप थोड़ा सा डाउटफुल होंगे कि रियल और डुप्लीकेट में क्या डिफरेंस है। अगर हम रियल की बात करें तो रियल क्या कहता है और डुप्लीकेट क्या कहता है, इन दोनों के बारे में बात करने के लिए अब हम फिर से थोड़ी सी बात करते हैं। रियल और डुप्लीकेट से हम क्या समझे। यहाँ पे कहता है कि फेमस तो हो सकता है कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन ये रियल और डुप्लीकेट का क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने फेमस है और उसका नाम उसी के लिए यूज़ किया गया है, आप कोई भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में आप महात्मा गांधी का नाम यूज़ कर रहे हैं और महात्मा गांधी के लिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, आप ऐसा कहना चाहते हैं। ही वॉज बोर्न इन गुजरात, आप ऐसा कहना चाहते हैं। तो ऐसे किसी भी सेंटेंस में महात्मा गांधी का यूज़ महात्मा गांधी के लिए ही किया गया है, तो हम कह सकते हैं द का यूज़ नहीं होगा। लेकिन आप इमेजिन करें, आप सोच कर चलें, अगर आपके आस पड़ोस में आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको लुकवाइज या किसी भी तरह से महात्मा गांधी के जैसा दिखता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको महात्मा गांधी के जैसा दिखता है, और आप कई बार ऐसा कह देते हैं यह तो हरियाणा का दूसरा महात्मा गांधी है। हालांकि हिंदी में आप वर्ड यूज़ करते हैं दूसरा, लेकिन जब आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो आप ऐसा यूज़ नहीं करते हैं। आपने कहा यह तो हरियाणा का दूसरा महात्मा गांधी है, और हमने मान लिया उसका नाम है रमेश। रमेश इज़ द महात्मा गांधी ऑफ हरियाणा। और ये देखिए, हमने अभी बात की थी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के नाम के साथ द का यूज़ किया गया है। और सेम एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं महात्मा गांधी के नाम के साथ द का यूज़ नहीं किया गया है। और यही वो एग्जाम्पल है जो आपसे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि महात्मा गांधी का नाम आया है, लगाऊं या हटाऊं। और यहाँ पे हम नहीं जज कर सकते कि लगाना है या हटाना है। आपको
सेंटेंस की सेंस के अनुसार देखना होगा कि अगर यूज़ कर लिया तो क्या सेंस निकलती, नहीं किया तो क्या निकलती है। अभी मैंने बताया किसी भी शब्द का अर्थ ना पता होने पर आपके सामने अनर्थ हो सकता है। ऐसे किसी भी सेंटेंस में अगर किसी भी व्यक्ति का नाम रियल ना होकर, अब यहाँ पर रियल कौन है, रमेश, तो रियल में भी रमेश है, लेकिन आपने थोड़ी देर के लिए रमेश को क्या बना दिया, महात्मा गांधी। इट मीन्स दैट इज डुप्लीकेट। रमेश तो रियल है और आपने रमेश को महात्मा गांधी मान लिया, वो है नहीं, आपने मान लिया। और जब भी ऐसा होगा तो महात्मा गांधी के साथ दा का यूज़ होगा। आपका कोई फ्रेंड है जो कि अच्छा क्रिकेट खेलता है, आपका कोई फ्रेंड जो अच्छा क्रिकेट खेलता है, आप कह सकते हैं ही, अब मैं यहाँ पे नाम भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं प्रोनाउन यूज़ कर रहा हूँ, ही इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ पानीपत। अब आप कह सकते हैं, आपने उस व्यक्ति को क्या मान लिया, आपने अपने सिटी का सचिन तेंदुलकर मान लिया। और जब भी ऐसा यूज़ करते हैं आप किसी व्यक्ति को रियल, यहाँ पे रियल कौन है, रियल तो ही है, उसका जो भी नाम है ये रियल है। आपने इसे क्या मान लिया, सचिन तेंदुलकर मान लिया। और अब यहाँ पे ये कैसा है, ये डुप्लीकेट है। और जब भी आपके सामने एक रियल होगा और रियल एक डुप्लीकेट होगा तो डुप्लीकेट के साथ हमेशा द आएगा। और मैंने ऐसा आपको साफ साफ बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है व्यक्ति प्रसिद्ध ही हो, नहीं, साधारण व्यक्ति, सिंपल व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने कहा आपका कोई फ्रेंड है, उसका कोई भी नाम है, आपने कहा आपके फ्रेंड का नाम है सुनील, और हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल ही सुनील के जैसा है। हमने कहा ये व्यक्ति बिल्कुल ही किसके जैसा है, सुनील के जैसा है। आपने उस व्यक्ति को जिसका नाम हमने कहा, इसका नाम हमारे पास क्या है, राम, राम इज द सुनील। इतना, अब हम बात आगे की बात को कंप्लीट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा मतलब बनता है कि हमने यहाँ पे राम को क्या मान लिया, सुनील मान लिया। और ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए ऐसा हो, अभी तक मैं आपके सामने सारे एग्जाम्पल व्यक्ति के लेकर आया हूँ, लेकिन आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है और प्लेस भी हो सकता है। किसी प्लेस के लिए भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं। आपने एक सेंटेंस सुना भी होगा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर तो एक स्टेट है, हमने इसको क्या मान लिया, स्विट्जरलैंड। क्या ऐसा हो सकता है इंडिया में स्विट्जरलैंड हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हमने यहाँ पर मान लिया। जब भी आप ऐसा मान लेते हैं, अब आपने इस जम्मू कश्मीर को दैट इज रियल, दैट इज रियल, और आपने इसे क्या मान लिया, स्विट्जरलैंड। व्हाट इज डुप्लीकेट हेयर, स्विट्जरलैंड इज डुप्लीकेट हेयर। जब आपने किसी भी रियल व्यक्ति, वस्तु या स्थान को तुलना करने के साथ उसके जैसा मान लिया, जिसके साथ तुलना होगी, जो डुप्लीकेट होगा उसके साथ द आएगा। आपने बहुत बार सुना है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब आपके सामने कालिदास है, आपने कालिदास को क्या मान लिया, शेक्सपियर मान लिया, तो द किसके साथ आएगा, कालिदास तो आपके सामने रियल है, डुप्लीकेट कौन है, शेक्सपियर। आपने ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस सुने भी हैं, डेली लाइफ में आप उनको सुनते भी हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ये असली रीज़न यही है, जब भी आपके सामने कोई चीज़ होती है, और मैंने आपको साफ साफ बताया कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान
मैं इस मार्कर के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। आप अपने बुक के लिए, मार्कर के लिए, मोबाइल के लिए, हर एक चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको रियल और डुप्लीकेट देखना होगा। जैसे आपने सुना होगा कि एक राइटर के लिए उसका पेन, उसकी कलम एक तलवार के समान होती है। अब राइटर के लिए उसकी कलम एक तलवार के समान होती है, तो उसने राइटर के पेन को क्या मान लिया? स्वॉर्ड, यानी तलवार। अब आप बताइए, राइटर के पास उसका पेन है, उसने उसका तलवार मान लिया, बताओ दा किसके साथ लगाओगे? यानी कि दा लगेगा स्वॉर्ड के साथ, दा लगेगा तलवार के साथ, क्योंकि उसने उसे मान लिया। आप कोई भी चीज़ जो आपके पास है, जब आप उसे मान लेते हैं किसी के जैसा, किसी की तरह, उसी के साथ आप हमेशा दा का प्रयोग कर लेते हैं। जो चीज़ आप कुछ भी ऐसा सोच सकते हैं, आपने कहा आप एक फ़ैन के पास बैठे, आपके पास फ़ैन चल रहा है, किसी ने आकर कहा फ़ैन के पास बैठे हो, एसी नहीं है। आपने कहा गरीब लोग, हम तो गरीब लोग, हमारा तो फ़ैन ही एसी है, हमारा तो फ़ैन ही एसी है। आपने फ़ैन को क्या मान लिया? एसी मान लिया। और जब आपने फ़ैन को एसी मान लिया, तो रियल कौन है? आपके पास जो चल रहा है वो क्या है? वो आपका फ़ैन है। आपने उसको मान क्या लिया? एसी। दा किसके साथ लगाओगे? एसी के साथ। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके सामने रियल और डुप्लीकेट शेप में है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जो चीज़ आपके पास डुप्लीकेट है उसके साथ आप दा का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको कई ऐसे एग्जाम्पल बताए अभी तक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप डेली लाइफ में अपने सामने यूज़ कर सकते हैं और आप ऐसा मान लेते हैं। और जब भी आप ऐसा मान लेते हैं तो उसके साथ दा का प्रयोग किया जाएगा। और मैं आपको शुरू से लास्ट तक एक ही बात कह रहा हूँ, रूल्स को याद नहीं करना है, रूल्स को एक कंसेप्ट के साथ समझना है। आज हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 रूल्स की बात की है। आज हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 रूल्स की बात की है। पहला रूल हमने किया किसी भी कंट्री के लिए। मैं एक बार आपको सारे रूल्स फिर से रिवाइज करा देता हूं जो हमने आज इस 1 घंटे की क्लास में किए हैं। सबसे पहले हम आते हैं, हमने पहला रूल किया किसी भी नेम ऑफ द कंट्री। सिर्फ हमने 1 घंटे में 2 रूल्स किए हैं। और पहला, नेम ऑफ द कंट्रीज़ के साथ दा का प्रयोग आप बताएंगे करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। किसी भी नेम ऑफ द कंट्री के साथ दा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आता है सेकंड रूल। और सेकंड रूल में कहता है यदि कहीं भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ की बात कर ली जाए, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ की बात कर ली जाए, तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ दा का प्रयोग जरूर करते हैं। ठीक है, अब हमने कहा थर्ड पे आते हैं। अगर किसी भी देश के नाम के साथ रिपब्लिक, यूनाइटेड किंगडम, डेमोक्रेटिक आदि शब्दों का प्रयोग कर लिया जाए, रिपब्लिक, यूनाइटेड किंगडम, डेमोक्रेटिक आदि शब्दों का प्रयोग कर लिया जाए, तो इन सभी शब्दों के पहले दा का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो इन सभी शब्दों के पहले दा का प्रयोग जरूर किया जाता है। अब कहता है रूल नंबर 4, अगर किसी भी प्लेस, स्टेट, सिटी, विलेज, टाउन आदि का नाम प्रयोग कर लिया जाए तो इसके साथ दा का प्रयोग करते हैं या नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी भी प्लेस, सिटी, विलेज, टाउन आदि के नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी भी प्लेस, विलेज, सिटी, टाउन आदि के नाम को हिस्टोरिकल इवेंट से, हिस्ट्री से जोड़ दिया जाए, विशेष बना दिया जाए, तो उसके साथ दा का प्रयोग जरूर करते हैं। और हमारे पास उसी में एक रूल और आया था कि हम कह सकते हैं कि स्टेट्स में पंजाब के नाम के साथ दा का प्रयोग किया जाता है। और हमने कहा था कि दा का प्रयोग पंजाब के साथ करते समय प्रचलन में है या पंच प्लस आप की वजह से इसे कर लिया जाता है। ये था हमारा एक रूल जिसकी हम बात कर रहे थे। फिर हम आए सेकंड रूल पर, और रूल नंबर 2 में हमने बात की दुनिया के किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ, दुनिया के किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ दा का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। और आपने कहा, कुछ कह रहे थे कर सकते हैं, कुछ कहते हैं नहीं कर सकते हैं। अब आप डाउटफुल हैं, लेकिन अभी मैंने आपके डाउट को क्लियर कर दिया है। दुनिया के किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे वो प्रसिद्ध हो ना हो, जीवित हो, मृत हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसके नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं करते हैं।
लेकिन एक सेकंड रूल निकल कर आया कि अगर आपके सामने एक व्यक्ति रियल है और एक व्यक्ति डुप्लीकेट है, एक व्यक्ति रियल है चाहे वो प्रसिद्ध हो या ना हो, लेकिन एक रियल है एक डुप्लीकेट है, और जब भी कंपैरिजन करते हैं डुप्लीकेट के साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। आप इस रूल को किसी भी तरह से समझ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ रियल और डुप्लीकेट के अकॉर्डिंग, और डुप्लीकेट के साथ द का प्रयोग जरूर किया जाता है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल लिया, आपने फैन और एसी का एग्जाम्पल लिया, पेन और स्वॉर्ड का एग्जाम्पल लिया, रमेश और महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लिया, आप अपने किसी फ्रेंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का भी ले सकते हैं, और हर चीज़ के लिए एग्जाम्पल सूटेबल है। तो आज हमने जो 2 रूल किए हैं, तो हमें बताइए आपको ये जो 2 रूल हैं ये समझ में आए या नहीं आए। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी इनको शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो, और थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा जब आप शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप इनको शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हमारी क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी जिसमें हम बात करेंगे जो हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लास होगी उसी में हम डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में कुछ और ऐसे ही स्पेशल रूल्स लेकर आएंगे। आज हमने जो 2 रूल्स किए हैं आप इनके बारे में घर पर बैठकर शांति से रिसर्च करके देखना। इनके बहुत सारे सेंटेंसेस, मिनिमम दोनों रूल्स के आपको 20-20 सेंटेंस बना के देखने हैं, और आप कहेंगे अब आपको कोई डाउट नहीं बचा है, इन रूल से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। तो ऐसी ही वीडियोस देखते रहिए, कंटिन्यू करिए। थैंक यू।